वैसे दोस्तों कहा जाता है कि हर किसी का अपना एक इतिहास होता है, पर छत्तीसगढ़ का नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, जिसे 1 नवंबर सन 2000 को भारत के 26वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ भारत का कोई प्राचीन नाम है। दरअसल इस नाम का प्रचलन 18वीं सदी के दौरान मराठा काल में शुरू हुआ था। और अगर बात करेंगे उससे पहले की, तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ का नाम कभी भी इतिहास के पन्ने में आपको नहीं मिलेगा। और सभी ऐतिहासिक शिलालेख, साहित्य और विदेशी यात्रियों के लेखों में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा गया है। लेकिन अगर हम आधिकारिक दस्तावेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ नाम का प्रथम प्रयोग 1795 ईस्वी में हुआ था। जिस वजह से आप अपने दोस्तों को ये बात बता सकते हैं कि भारत में 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं आज की तारीख में जिनका नाम किसी विशेष कारणों में बदला गया है। एक तो है मगध, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ कहलाया। वैसे अगर छत्तीसगढ़ के स्टार्टिंग हिस्ट्री पे गौर करें तो कुछ लिखित दस्तावेजों में कहा गया है कि 14वीं शताब्दी के अंतर्गत ये क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में था, जिसे बाद में यानी 18वीं सदी में मराठाओं ने अपने अधिकार में ले लिया था। और मराठा शासन के दौरान ही इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया था, जिसका अर्थ है 36 किलो की भूमि। लेकिन फिर भी 19वीं शताब्दी में ये अंग्रेजों द्वारा रद्द कर दिया गया था और उस वक्त ये मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे से मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच रहा है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन पहली बार एक नई पार्टी भी मैदान में उतरी है छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि लगभग 32% आदिवासी जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ में आज से पहले हर चुनाव में कुछ सीटों से बड़ी संख्या में आदिवासी उम्मीदवार विधायक के पद के लिए खड़े होते ही थे और वहाँ से विधायक और मंत्री भी बनते थे। यानी इस बार सर्व आदिवासी समाज की हमार राज पार्टी छत्तीसगढ़ के चुनाव मैदान में, और हमार राज पार्टी के मैदान में उतरने के बाद से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि आदिवासियों का ये राजनीतिक दल कितने और किसके वोट काटेगा। हालांकि जो दोस्त हमारे छत्तीसगढ़ से हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार आ रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, लगभग 3.15 करोड़ की पॉपुलेशन वाले छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व की बात तो ये है कि यहाँ सदियों से स्त्री पुरुष लिंग अनुपात भारत के अधिकांश राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ की महिलाओं को उस तरह के दमन और उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ा है जैसे कि उत्तर भारत के राज्यों में अक्सर होता है। इसीलिए माना जाता है कि आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक दल को छत्तीसगढ़ में जीतने के लिए यहाँ की महिलाओं के लिए अधिक टिकटें रखनी होती है, और ऐसा न करने वाले राजनीतिक दलों को छत्तीसगढ़ की महिलाओं का आक्रोश का सामना करना पड़ता है। जिस वजह से आज अगर छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और उद्योग पर आधारित है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृश्य काफी तेजी से बदला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। इतना ही नहीं, हमारे देश के टोटल स्टील प्रोडक्शन में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी लगभग 15% की है। और छत्तीसगढ़ को धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे पूरे देश में धान का कटोरा भी कहा जाता है। हालांकि इसके अलावा छत्तीसगढ़ भारत की 70% तेंदू पत्ते के उत्पादन की भी पूर्ति करता है, जिसका उपयोग पूरे देश में बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करें तो छत्तीसगढ़ तो वैदिक और पौराणिक काल से विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। क्योंकि आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बिहर वनों और छत्तीसगढ़ के महानदी का स्पष्ट विवरण देखने को मिलता है। और तो और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के सेवा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या के राजा दशरथ को यहाँ पुत्रष्टि करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ था। और आज भी वो स्थान मौजूद है वहाँ पर। यहाँ तक कि अपने वनवास की अवधि में स्वयं श्री राम भी यहाँ आए थे। और माना जाता है कि प्रसिद्ध कवि और लेखक कालिदास मेघदूत को लिखने के दौरान कुछ वर्षों तक यहीं रुके थे। हालांकि ये तो थी इतिहास की बातें, लेकिन आजादी मिलने के बाद पूरे देश में ये अनुमान था कि सभी जातियों के लोग अपने आप को भारत का नागरिक मानकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। लेकिन आजादी मिलने के 75 साल बाद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश के लोग अपने को भारत का नागरिक मानने से पहले अपनी जाति, अपनी उपजाति, अपने धर्म और अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठा को अपनी नागरिकता से कई अधिक महत्व देते रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत की राजनीति में जातिवाद का प्रभाव बढ़ता गया और दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की कुंडली इन सबसे कुछ अलग है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि छत्तीसगढ़ में कई सदियों से जातिवाद का कोई तांडव नहीं हुआ है आज तक। हालांकि यहाँ भी जातिवाद के आधार पर उम्मीदवार सीटें तो मांगते हैं, किंतु अधिकांश मतदाता अपनी पसंद को जातिवाद से ऊपर रखते हैं। इसीलिए यहाँ किसी भी उम्मीदवार को विजय तभी मिलती है जब उसे अपनी जाति के साथ साथ अन्य जातियों को भी वोट मिलते हैं। हालांकि इस बात में
कितनी गहराई है ये बात तो छत्तीसगढ़ के लोकल ही लोग बता सकते हैं। तो इस बात की पुष्टि करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये बात सच है कि झूठ है, यानी उस राज्य में भी जातिवाद होता है या नहीं। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति का तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का दावा जरूर कर सकते हैं कि अब छत्तीसगढ़ के लोग काफी तेजी से बदल रहे हैं। यानी अब छत्तीसगढ़ के लोकल लोग 9 से 5 वाली नॉर्मल जॉब की बजाय क्रिएटिव फील्ड्स में ज्यादा रुचि रखने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2020 के बाद से ही यूट्यूब के जरिए कमाई करने वाले लोगों में काफी इजाफा हुआ है। और इजाफा ऐसा वैसा नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ऐसा गाँव भी है जिसे यूट्यूबर्स का गाँव भी कहा जाता है। लगभग 4000 लोगों की आबादी वाले इस गाँव के 1000 लोग यूट्यूब चैनल को अपना इनकम सोर्स बना चुके हैं। यानी उस गाँव की 25% आबादी का इनकम सोर्स यूट्यूब है, जिस वजह से तुलसी गाँव में बनने वाले यूट्यूब वीडियोस की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और गाँव के लोग की इस लोकप्रियता को देखते हुए यूट्यूबर्स को प्रोत्साहित करने की पहल की है, जिसके तहत इस गाँव में एक सर्व सुविधा युक्त आधुनिक संसाधन से लैस यानी सारी टेक्निकल फैसिलिटीज के साथ हमर फ्लिक्स स्टूडियो बनाया गया है। दरअसल ये स्टूडियो का नाम है जिसमें वहाँ के गाँव वाले जो यूट्यूबर्स हैं आकर फ्री में वीडियो शूट करने से लेकर एडिटिंग सहित वीडियो या सोशल मीडिया से जुड़े कोई भी काम कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों एक तरफ तो छत्तीसगढ़ के लोग पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात अगर छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टेशन की करे तो छत्तीसगढ़ के परिवहन के साधनों का विकास तो हुआ है, पर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में इसकी गति बहुत ही ज्यादा धीमी है। अभी भी राज्य के कुछ विकास खंडों के मुख्यालय तक रोड से दूर है। इतना ही नहीं, इस स्टेट में रेल मार्ग का जाल भी एकदम लिमिटेड है, जिस कारण आज के दौर में भी छत्तीसगढ़ में धन और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। और बात यही खत्म नहीं होती, इसके अलावा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी हवाई अड्डा तक नहीं है। हालांकि दोस्तों जब इतना जान गए हैं तो अब जाते जाते छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में मौजूद फरसावार गाँव के एक कड़वे सच से भी रूबरू होते हुए जाइए। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में मौजूद फरसावार गाँव को नागलोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले जहरीले सांपों की वजह से हर साल सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। यानी अगर हम आपको अकॉर्डिंग टू डाटा भी बताए तो जहरीले सांपों के डसने की वजह से जसपुर जिले में साल 2005 से लेकर मई 2017 तक कुल 425 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तो गवर्नमेंट डाटा है, सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें इस गाँव में लगभग 40 प्रकार के सांप पाए जाते हैं और दुनिया की सबसे जहरीली 6 प्रजातियों में से 4 प्रजातियां तो यहीं मिलती है, जिस वजह से वहाँ की सरकार उस पर्टिकुलर एरिया में स्नेक पार्क बनाने की प्लानिंग भी चला रही है, जिसमें एंटी वेनम के लिए सांपों का जहर तक निकाला जाए।